हेलो बच्चों, आज तुम लोग को पढ़ाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हेडिंग दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या कहता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहता है कि जब रिएक्टेंट किस तरह से वो कंबाइन करेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लेते हैं कि आपका ए और बी कंबाइन किया और कंबाइन करके सी बना, तो भाई ए का कितना मोल लेंगे, ए का कितना मोल लेंगे और बी का कितना मोल लेंगे कि वो सी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। या ए का कितना ग्राम लिया जाए और बी का कितना ग्राम लिया जाए कि सी में कन्वर्ट हो। या ए का कितना वॉल्यूम लिया जाए, 20 का कितना वॉल्यूम लिया जाए कि सी में कन्वर्ट हो, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करता है तो रिएक्टेंट किस तरह से वो कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है कि भाई मतलब ए और बी का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, ए और बी का क्या कंपोजिशंस होना चाहिए कि वो आपका सी में क्या हो जाए, आपका प्रोडक्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जो होता है आपका 6 लॉ के बारे पढ़ना है, आपका 6 लॉ के बारे पढ़ना है जो डिसाइड करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह से वो क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो इसमें से पहला जो लॉ है उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को देने वाले थे एंटोनी लेवोजियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट कहलाता है। इस लॉ को देने वाले थे एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर इसको बोलते हैं, जो फादर ऑफ क्या कहलाता है, केमिस्ट कहलाता है। दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, या इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, जो देने वाले साइंटिस्ट हैं ये आपका फ्रेंच केमिस्ट थे जिसका नाम था जोसेफ रोस्ट, जोसेफ रोस्ट। उसमें आपका पी होता साइलेंट, जोसेफ रोस्ट इसका नाम था। तीसरा जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन। जो देने वाले थे कौन, जॉन डाल्टन्स। कौन दिए थे इसको, जॉन डाल्टन्स ने दिए थे चीज़ को। अच्छा, चौथा होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, जिसको हम इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पढ़ने लिखे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, पांचवा जो लॉ है आपका गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स का स्पेलिंग गलत हो गया है, गे-लुसेक्स, यही होता है गे-लुसेक्स लॉ। अच्छा, इसमें छठा लॉ है एवोगाड्रो लॉ,
एवोगाड्रोज लॉ। तो ये 6 लॉ है जो 5 और 6 बात करता है वॉल्यूम ऑफ गैस पर, ये बात करता है वॉल्यूम ऑफ गैस पर, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डिफिनिट, लॉ ऑफ मल्टीपल, और फिर क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, पांचवा क्या है गै-लुसैक्स लॉ, छठा क्या एवोगाड्रो लॉ। तो गै-लुसैक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ बात करता है वॉल्यूम ऑफ गैस पर। तो यही होता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कितने होते हैं 6 लॉ। ये क्या बताता है कि रिएक्टेंट किस तरह से कंबाइंड होके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ए और बी को, ए का और बी का क्या क्या कंपोजिशंस लेंगे कि उसी में क्या होगा कन्वर्ट होगा। ये 6 लॉ बताता है। पहला लॉ क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दूसरा लॉ ऑफ डिफिनिट, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल, चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, पांचवा गै-लुसैक्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। अब एक एक करके हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ जो है उसको लिखो तुम लोग, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मास। तो ये किसने दिया था रे बाबू, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास हो उतना मास किसका हो प्रोडक्ट में। भले वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, एक से दूसरा चीज़ बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है, मास शुड भी सेम होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं एटम्स को रिएक्टेंट तरफ और प्रोडक्ट तरफ एटम को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हमने कार्बन सॉलिड लिया, इसको ऑक्सीजन से क्या कर दिया बर्न कर दिया, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये तेरा रिएक्टेंट है और आपका ये क्या है प्रोडक्ट। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बन गया CO2, एक अलग बन गया कंपाउंड। लेकिन दोनों का मास हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो आपको एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए हम जब रिएक्शन से प्रोडक्ट जब कोई केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो हम एटम को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाते हैं वहाँ पर। तो एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, मास नंबर कितना होता है 12। ये कितना लिखेंगे हम लोग 12 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर कितना होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 32 ग्राम, प्लस ये क्या है CO2, सबका मोलिक्यूल का मास को जोड़ दो, उसको बोलते हैं मोलिकुलर मास। एक कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 2, कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका 44 ग्राम हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट के मास क्या हो गया इक्वल हो गया। मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशंस को फॉलो कर रहा है। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, रिएक्शंस भी क्या है यहाँ पर बैलेंस्ड है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि सपोज करते हैं कि आपको लिए N2 नाइट्रोजन गैस लिए, प्लस क्या किया हम लोग हाइड्रोजन गैस लिए। जब दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद मान लेते अमोनिया गैस बन गया। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या बन गया प्रोडक्ट। अब देखेंगे मास सेम है, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास होता है 14। तो 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा आपका 14 ग्राम। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास को ऊपर लिखते हैं। चलो, उसमें एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर 1 होता है 1। दोनों का हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होता है। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। इधर देखो तो नाइट्रोजन है 1, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा बताइए 28 होगा। एक का होता है 14, 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ देखो एक नाइट्रोजन है तो कितना मास हो जाएगा 14, कितना हाइड्रोजन है 3 है, यहाँ एक नाइट्रोजन तो 14, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 का कितना हो जाएगा 3। देखो तो यहाँ 28 तो कितना ये 30 ग्राम है और यह कितना है आपका 17 ग्राम।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास आपका सेम नहीं है, और आपको क्या करना है, सेम करना है। इसलिए हम एटम को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। एटम बैलेंस में देख लो, यह n कितना है, 2 है, यहाँ n कितना है, 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, 2n 2n। h कितना हो गया यहाँ पर, 3 2 जा 6 हुआ, यहाँ 2 है तो कितना लगा देंगे, 3। अब देखो तो बैलेंस कर लो, तो अब देखो 1n का मास कितना होता है, 14, 2n है तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, प्लस 1 H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास भी 1 होता है। कितना चाहिए यहाँ पर है, 3 दूना 6, 6 H है, तो 1 हाइड्रोजन का मास 1, तो 6 का मास कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। अब इधर देखो तो यहाँ 2 है, 2 लिखो। चलो 1 नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, पर कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 है, तो 1 का मास 1, 3 का मास कितना, 3, तो जोड़ दो यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा, 30 और 4 34, यहाँ भी 34 ग्राम हो जाएगा, यहाँ 2 और 14 3 कितना, 17 हो जाएगा, तो यहाँ भी 34 ग्राम हो जाएगा और यहाँ भी 34 ग्राम हो जाएगा। तो मास शुड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आप एटम को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स तुम बोल सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके अनुसार क्या लिखोगे कि सर मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट in a chemical reactions। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस के बारे में। ये क्या कहता पहले समझो कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस बोलो, या इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये जोसेफ रॉस ने बताया था। जोसेफ रॉस जो थे आपका कहाँ के थे, फ्रेंच केमिस्ट थे। इसने कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर कहीं से मिले, कहीं से तुम कुआं से वाटर को, कुआं से तुम्हारा पानी बंद निकलता है, नदी से पानी मिलता है, चापाकल से पानी मिलता है, या तुम जाके ऑस्ट्रेलिया में पानी पियो या जाके अमेरिका में पी लो, जहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हर जगह उसका मास और वॉल्यूम का रेशियो हर जगह कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि कुआं का पानी का जो वाटर है वहाँ मास और वॉल्यूम अलग है, तुम चापाकल से जो पानी निकाल रहा है वहाँ आपका मास और वॉल्यूम में अलग होगा। ऐसा नहीं, हर जगह कांस्टेंट हो। पूरा वर्ल्ड में कहीं भी पानी मिले, कहीं भी पानी पिया जाता है, कहीं भी पानी है, हर जगह वहाँ पर H2O का मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान ले वाटर है, ये H2O कहीं से मिले, तुम कहीं भी जाके पानी पियो, कहीं से भी जाके सऊदी अरबिया में पियो, या तो जाके फ्रांस में पियो, या जाके इंडिया में पियो, हर एक जगह वाटर का जो बाय वॉल्यूम में रेशियो होगा, बाय वॉल्यूम में, तो के गो हाइड्रोजन है 2 गो तो 2 होगा, इस2 के गो ऑक्सीजन है 1 गो तो 2:1 होगा। दुनिया में कहीं भी जाके पानी पियो या पानी मिलेगा तो हर एक जगह उसका रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। उसी तरह बाय मास में कितना हाइड्रोजन है, 2। 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा, 2। और रेशियो का मतलब क्या होता है, बाय होता है 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 2/16 कितना हो जाएगा आपका,
1/8 मीन्स कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। तो तुम पानी को मान लेते चापाकल से निकाले, मान ले कुआं से निकाले, मान ले नदी से निकाले, मान ले समुद्र से निकाल ले, ना कहीं पोखर से निकाले हैं, हर जगह वाटर का जो रेशियो होगा मास और वॉल्यूम में कांस्टेंट होगा। मतलब वॉल्यूम में कितना होगा 2:1 होगा और मास में कितना होगा 1:8 होगा। यही बताया था क्या लॉ ऑफ डिफिनिट, मतलब डिफिनिट होगा, उसका कंपोजिशंस का रेशियो हर जगह सेम होगा। ऐसा नहीं कि हम जाके इंडिया में जो पानी पी रहे हैं उसका H2O का कंपोजिशन अलग होगा, जाके अमेरिका में पानी पी रहे हैं वहाँ H2O का कंपोजिशन अलग होगा। नहीं, पूरा वर्ल्ड में हर जगह वाटर का जो रेशियो होगा वॉल्यूम में और मास में कितना होगा, वॉल्यूम में 2:1 होगा, मास में कितना होगा 1:8 होगा। उसी तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका CO2 तुम गैस कहीं से प्राप्त करो, अगर लकड़ी को जलाओगे तो वहाँ भी CO2 गैस निकलता है, मोमबत्ती को जलाओ तो वहाँ भी CO2 गैस बाहर निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगा। तो कहीं से भी CO2 गैस बाहर निकले, किसी भी स्रोत से आपका CO2 गैस प्राप्त होता है तो हर जगह उसका मास और वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपका CO2 बाय वॉल्यूम में रेशियो क्या होगा, बाय वॉल्यूम तो कितना कार्बन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है 2, कितना हो जाएगा 1:2 होगा वॉल्यूम में। अच्छा, बाय मास में रेशियो कितना होगा, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 32, इसको सॉल्व कर दो तो आपका कितना आएगा 3/8 होगा, मीन 3:2 कितना होगा 8 होगा। मतलब तुम कहीं से भी CO2 प्राप्त हो, हर एक जगह उसका मास और वॉल्यूम को रेशियो यही रहेगा, वॉल्यूम में 1:8 होगा, मास में कितना होगा 3:8 होगा। ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस या तो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देने वाला साइंटिस्ट कौन थे, जॉन डाल्टन। ये कहता है कि जब 2 एटम आपस में कंबाइन करे तो एक से ज़्यादा बनाए प्रोडक्ट, मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा बनाए प्रोडक्ट, लेकिन उसमें से एक एटम का मास हर जगह फिक्स्ड होगा और एक एटम का मास क्या होगा, डिफर करेगा। मीन्स व्हेन 2 एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर to form more than 1 compound, then mass of 1 compound is kept constant and another is क्या करेगा, वेरी करेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल क्या प्रोपोर्शन। तो एग्जाम्पल से और तुमको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिया हाइड्रोजन, ध्यान देना रे बाबू, हाइड्रोजन लिया, फिर हमने लिया क्या, ऑक्सीजन, ध्यान देना। जब दोनों कंबाइन करें तो 2 एटम आपस में कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद वो एक से ज़्यादा बनाए प्रोडक्ट, लेकिन उसमें से एक एटम का मास क्या होना चाहिए, फिक्स। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एक बना, मान ले H2O बना और एक बना H2O2 बना, H2O2। इस H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये एंटीसेप्टिक है, कहीं कट टूट जाता है तो रुई से उसको क्या करते हैं डॉक्टर लोग, साफ करता है, सेवलॉन जैसा, डिटॉल जैसा। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखो तो
जब दो एटम आपस में कंबाइन किया तो एक से ज़्यादा बनाए प्रोडक्ट, लेकिन एक का मास क्या है, फिक्स है, यहाँ भी H2 यहाँ भी H2, लेकिन एक का मास क्या कर रहा है, डिफ़र कर रहा है। जैसे यहाँ पर कितना ग्राम हो गया, H2 2 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। मतलब इसका कंपोजिशन 2 ग्राम, इसका कंपोजिशन 16 ग्राम। यहाँ देखो तो H2O2 में हाइड्रोजन का कंपोजिशन कितना ग्राम, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना 2 है। एक का कितना तो 16, 2 कितना 32, मतलब कितना हो जाएगा 32 ग्राम। मतलब एक एटम का मास क्या है, फिक्स है, और एक एटम का मास क्या कर रहा है, डिफ़र कर रहा है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जब दो एटम आपस में कंबाइन करे, वो एक से ज़्यादा बनाए प्रोडक्ट, लेकिन उसमें एक एटम का मास हर जगह फिक्स होगा और एक एटम का मास क्या करेगा, डिफ़र करता है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लिख सकता है कि भाई व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म more than one compound, then mass of one atom is kept constant and another is क्या करेगा, वो वेरी करेगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। हम आपका नोट्स भी PDF में डाल देंगे, पहले समझो, ठीक है। चलो तो 1 मिनट रुक जाओ बाबू, ठीक है। तो अब इसका और एग्जांपल लेते तुमको और समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिया कार्बन सॉलिड, फिर क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को रिएक्शन करवाया तो एक क्या बना, एक बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और एक में क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना। देखो तो यहाँ कार्बन का मास एक है, कार्बन कार्बन दोनों का मास क्या है, फिक्स है, और एक मास क्या कर डिफ़र कर रहा है। मतलब कार्बन मास कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 2 है, कितना हो जाएगा 32 ग्राम। यहाँ देखो तो कार्बन कितना हो जाएगा 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो एक का मास क्या है, फिक्स है, और एक का मास क्या कर रहा है, डिफ़र कर रहा है। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहा जाता है, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फिर ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मान लेते हैं, यहाँ लिखो एलिमेंट लिखो, जैसे यहाँ इस तरह से लिखो ना, मान लें नाइट्रोजन, और जब ये ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो जो यहाँ पर कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड एक से ज़्यादा बनता है। तो एक से ज़्यादा बने उससे मतलब नहीं है, कितना ही बन सकता है उससे मतलब नहीं, लेकिन एक एटम का मास फिक्स होना चाहिए और एक डिफ़र होना चाहिए। अगर एक एटम का मास फिक्स नहीं है तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। जॉन डाल्टन का रूल को ओबे करवाना होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका पहला है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है, तो इसको ऐसे लिखो ताकि तुमको और समझ में आएगा। इधर नाइट्रोजन है, ये पर आपका ऑक्सीजन है, ऐसे मत लिखो, उससे अच्छा ऐसे लिखो कि मान ले नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या बताओ ऑक्सीजन है, और यहाँ पर अच्छा लगेगा देखने में, ये कंपाउंड बना दो। तो पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया तो बना N2O बना, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस अगर इसको छिड़क देंगे तो जब तक इसका असर रहेगा तुम हंसते रहोगे पागल जैसा, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, भी नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड नाम है, ठीक है। तो कितना नाइट्रोजन 2 है, कितना ग्राम हो जाएगा, एक नाइट्रोजन कितना होता है 14, 2 कितना हो जाएगा आपका 28 ग्राम हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा बताओ 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एक बनता है NO बनता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड।
क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसमें एक नाइट्रोजन मास कितना हो जाएगा आपका 14 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है आपका एक है, कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। तो ये बना। दूसरा, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो बनता है N2O3, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राई मतलब 3, ट्राई ऑक्साइड बनता है। कितना नाइट्रोजन 2 है, कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है 3, एक का 16, 3 का कितना हो जाएगा 48, मतलब कितना हो जाएगा 16 3 48, मतलब कितना ग्राम 48 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एक बनता है आपका N2O4, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। सॉरी, 4 का मतलब टेट्रा, तो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा। ठीक है, तो नाइट्रोजन ट्राई, यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा टेट्रा, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनता है। कितना N है 2 होगा, कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है 4, एक का 16, 4 का 16 चक 64, तो आपका कितना ग्राम हो जाएगा 64 ग्राम हो जाएगा। फिर आपका नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो एक बनाता है N2O5, जिसको बोलते हैं 5 का मतलब पेंटा, इसका नाम है नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। पेंट ऑक्साइड। तो यहाँ कितना N है 2 है तो कितना हो जाएगा आपका 28 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना 5, तो एक का 16, 5 का कितना 16 5 80, और कितना ग्राम 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो भाई नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है एक से ज़्यादा बनाता है प्रोडक्ट, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक एटम का मास क्या करो फिक्स करो और एक का डिफर करो। अगर फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फिक्स नहीं तो आपको फिक्स करो। देखो तो भाई यहाँ पर N28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, वहाँ 28 है, हर जगह क्या है फिक्स है, लेकिन इसमें डिफर है, यहाँ 14 है। तो क्या करो, इसको भी 2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी अगर नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O को भी क्या कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 28 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 32 ग्राम हो जाएगा। अब देखो तो हर जगह जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके जो कंपाउंड बना रहा है उसमें नाइट्रोजन का मास क्या है फिक्स है, और एक एटम का मास क्या कर रहा है डिफर कर रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है क्या बनता है नाइट्रस ऑक्साइड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ट्राई, 3 का मतलब ट्राई, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और एक बनता है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा मतलब 4, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। एक बनता है N2O5 नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, पेंट का मतलब 5। तो इतना तरह का ऑक्साइड बनाता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें से एक एटम का मास क्या करना पड़ेगा फिक्स करना पड़ेगा, और एक का क्या करना पड़ेगा डिफर करना पड़ेगा। अगर फिक्स नहीं है तो आपको उसका कंपोजिशंस को फिक्स करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहते हैं। ठीक है, चलो तुमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है, इसका नोट्स भी हम PDF में डाल देंगे, पहले समझो। पर अब इसका चौथा लॉ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, जिसको हम इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं। ये कहता है सुनो पहले इसका एग्जांपल समझो कि मान लेते हैं ये कार्बन है, ये आपका सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। तो लॉ ऑफ रिसिप्रोकल कहता है कि जब दो एटम एक फिक्स एटम से कंबाइन करता है, थर्ड एटम है जो फिक्स है, ये क्या है फिक्स एटम है, जो कौन सा है आपका थर्ड एलिमेंट है। तो ये कहता है कि जब दो एटम एक फिक्स एटम से कंबाइन करता है
तो वहाँ जो रेशियो होगा और जब सेल्फ कंबाइन करेगा तो या तो दोनों रेशियो इक्वल होगा या दोनों एक सिंपल मल्टीपल में रहेगा। फिर से समझो कि जब दो एटम एक फिक्स्ड थर्ड एटम से कंबाइन करे तो वहाँ दोनों का रेशियो जो होगा और जब सेल्फ कंबाइन करेगा वहाँ जो रेशियो होगा या तो दोनों इक्वल होगा या एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले समझो फिर से देखो कि मान ले कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन किया तो क्या बना, तुमको मालूम है क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और सल्फ़र जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। तो भाई यहाँ ऑक्सीजन फिक्स है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, फिक्स है। दोनों क्या है, फिक्स मास से कंबाइन किया है। तो भाई यहाँ कार्बन कितना ग्राम बताओ, 12 ग्राम है। यहाँ सल्फ़र कितना ग्राम, एक सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है और मास कितना 32 होता है। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो यहाँ का कार्बन और सल्फ़र का कितना रेशियो होगा, 12/32। तो काट दो आपका 2 से, तो 16, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 8, ये 3। तो अब कितना हो जाएगा 3/8 मीन्स कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब सेल्फ कंबाइन करेगा कार्बन और सल्फ़र तो क्या बनता है, कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। या कितना कार्बन है, 1, तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। अच्छा, कितना सल्फ़र है, 2। एक सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास 32 होता है। कितना सल्फ़र है, 2, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। या लिख दो 12 बाय कितना 64। काट दो इसको, 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 12 हो जाएगा ये। तो 2 6 12, आपका 2 3 6, मतलब कितना हो जाएगा आपका 3/16 हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा 3:16। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कहता है कि जब दो एटम एक फिक्स थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करे और जब सेल्फ कंबाइन करे दोनों का रेशियो या तो क्या होगा, सिंपल होगा, या तो दोनों का रेशियो या तो इक्वल होगा या तो एक सिंपल मल्टीपल होगा। तो इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब दोनों का रेशियो कर देते हैं। देखो तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 3/8 और वहाँ कितना हो जाएगा 3/16। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3/8 होगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चाहे चला जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, कट गया। कितना हो जाएगा 16/8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 2:1 होगा। इसी बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्या कहता है कि जब दो एटम एक फिक्स्ड थर्ड एटम से कंबाइन करेगा जो वहाँ रेशियो बनेगा और जब सेल्फ कंबाइन करेगा वहाँ रेशियो बनेगा, या तो दोनों इक्वल होगा या तो एक सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है। और एग्जांपल देते हैं तब और तुमको क्लियरिफाई होगा। देखो जैसे अब हमने एक दूसरा एग्जांपल लिखा कि मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख देंगे, मान ले यहाँ पर लिख दिया कार्बन, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन और यहाँ लिख दिया क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तरह क्या है, फिक्स्ड एटम है। ठीक है। जब कार्बन S से कंबाइन किया तो क्या बनेगा CH4 बना। जब ऑक्सीजन S से कंबाइन किया तो क्या बना H2O बना। देखो यहाँ मास निकालो तो देखना यहाँ हाइड्रोजन का मास फिक्स आएगा, देखना क्योंकि इसका मास क्या है, फिक्स। तो कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 4, 1 का 1 होता है, 4 का 4 होगा। कितना लिखोगे 12/4, 4 तिया कितना 12, मतलब कितना 3:1, मतलब कार्बन का मास 3 और हाइड्रोजन मास कितना आ गया 1 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और यहाँ देखो H2O कितना हो जाएगा 2/16, मतलब कितना हो जाएगा 1/8, मतलब 1:2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन मास कितना आ गया 1 आ गया और कार्बन मास कितना आ गया 8 आ गया, मतलब दोनों जगह हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है।
तो यहाँ किसका रेशियो करेंगे, इसको 1 मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ किसका रेशियो कर दो, कार्बन और किसका, ऑक्सीजन का। तो कार्बन का मास कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन मास कितना है, 8 है। कितना हो जाएगा, 3:8। इसको मान लो तुम 3 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, और यहाँ भी कितना आ गया, 1 है। तो हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। और जब कार्बन ऑक्सीजन सेल्फ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ कार्बन कितना बताओ, 12, ऑक्सीजन कितना है, 32। तो इसको सॉल्व करो, 12/32 कितना आ जाएगा, 3/8 मीन्स कितना, 3:8। इसको 4 मान लो। और जब 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कितना आ गया, 3/8 आ गया, यहाँ भी 3/8 आ गया। तो 3/8 इंटू कितना हो जाएगा, उसको रेसिप्रोकल कर दो तो 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:8। तो ये तो बताए थे कि लॉ ऑफ मल्टीपल में कि जब 2 एटम, तीसरा एटम जो फिक्स मास होता है, जब दोनों कंबाइन करेगा तो वहाँ का रेशियो, और जब सेल्फ कंबाइन करेगा वहाँ का रेशियो या तो इक्वल होगा या तो एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा। आ गया समझ में, तो काफ़ी है। अब 2 और बताते हैं लॉ। थोड़ा पानी पी लेते बाबू तब तक के लिए। चलो अब बात करते हैं तुम लोग को गे-लुसैक्स लॉ के बारे में। गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है, ये बात करता है वॉल्यूम ऑफ गैस पर। ये बात करता है कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेगा और रिएक्टेंट भी गैस होगा और प्रोडक्ट भी गैस होगा, लेकिन कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो हमें होल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं बनेगा। जैसे मान लेते हैं, समझो पहले कि H2 गैस है और Cl2 गैस है, जब कंबाइन करके यहाँ HCl गैस बनेगा तो ये यहाँ फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा, ये 1.5 नहीं होगा, 2.3 नहीं होगा, 4.3 नहीं होगा, एक होल नंबर बनेगा। तो कितना होगा, बैलेंस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2HCl होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्या है, H2O है, 1 वॉल्यूम ऑफ H2O है। और यहाँ कितना है, ये कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्या है, Cl2 है। और कितना बन गया, 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बन गया, HCl। इसका रेशियो कितना होगा, 1:1:2 कितना, 2। यही होता है गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना इसमें जो रहेगा आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी। और उसने कहा जब रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके जब प्रोडक्ट का गैस फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को फ्रैक्शन नंबर में बन जाए, और रिएक्टेंट भी गैस रहेगा और प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, गैस रहेगा। ठीक है, इसका और एग्जांपल लेंगे तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिया N2 गैस, ध्यान देना, ये N2 गैस लिया, ये आपका H2 गैस से कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद अमोनिया बनेगा NH3। अमोनिया का जो स्मेल होता है बहुत ख़राब होता है, फॉल स्मेल होता है, बहुत महकता है, फॉल स्मेल, या इसी को बोलते हैं पंजेंट स्मेल।
बहुत महकेगा, पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो भाई जब N2 और H2 कंबाइन करें और अमोनिया बनेगा तो अमोनिया हमेशा फ्रैक्शन नंबर नहीं बनेगा, एक होल नंबर बनेगा, एक इंटीजर नंबर बनेगा, उसी को बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ। और उसमें टेम्परेचर और प्रेशर केप्ट ऑन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ n कितना है 2 गो, यहाँ Na गो है 2 लगा दो, H कितना हो गया 6 हो गया, 2 है 3 लगा दो। तो यहाँ वॉल्यूम किसका होगा 1 मोल N2 होगा, वॉल्यूम H2 कितना होगा 3 मोल वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम किसका अमोनिया कितना हो जाएगा 2 होगा। तो रेशियो कितना होगा 1:3 कितना होगा 2 होगा। यही होता है गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एवोगाड्रो लॉ के बारे में कि एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। ठीक है, ध्यान से दो, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है पहले समझो। एवोगाड्रोज लॉ ये याद रखना, एक होता है STP, पहले समझना, एक होता है NTP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उस समय जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 273 केल्विन रहेगा, और प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका सराउंडिंग में जो प्रेशर है उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका रहेगा 298 केल्विन रहेगा, और प्रेशर कितना रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, उसी बोलते हैं STP और NTP। तो आपका एवोगाड्रो लॉ बोला था कि कोई भी 1 मोल आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस क्या होता है, तो जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, सब होता है नॉन आइडियल, रियल होते हैं, लेकिन बोलता है आइडियल गैस। कोई भी गैस जब आइडियल बन जाए तो हर एक गैस का प्रॉपर्टीज एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक जैसा हो जाएगा। जैसे 1 मोल अगर मान ले H2 गैस लिए, जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, 1 मोल CO2 लेंगे तो दोनों का वॉल्यूम ऑक्युपाइड सेम होगा। कब होगा वो आइडियल में, और कोई भी गैस आइडियल होता ही नहीं। लेकिन ये बात करता है किस पर, आइडियल गैस पर। जब आइडियल बन जाएगा तो हर एक गैस का प्रॉपर्टीज एक जैसा होने लगेगा, एक जैसा मैच करने लगेगा, उसको बोलते हैं आइडियल। लेकिन गैस आइडियल होता ही नहीं है ना, लेकिन वो आइडियल का बात करता है। ठीक है, तो हर एक गैस को आइडियल बनाया जाता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर तब समझ में आएगा कैसे हम रियल गैस को आइडियल की ओर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो अभी बात करते हैं। इसने बोला एवोगाड्रो लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना, इसने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, याद रखना 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, कोई भी 1 मोल आइडियल गैस होगा, वो 1 मोल आइडियल गैस में जो एटम्स होंगे कितना होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मोलिक्यूल्स, क्योंकि आइडियल गैस होते हैं मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होते हैं, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। अगर यहाँ एलिमेंट लिखा रहता तो यहाँ एटम लिखेगा, लेकिन यहाँ जब मोलिक्यूल लिखा रहेगा तो यहाँ मोलिक्यूल लिखना। तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, इतना उसमें मोलिक्यूल्स होगा, और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, तो करेगा 22.4 लीटर एट, या तो STP कंडीशन रहे, या तो आपका क्या रहे NTP कंडीशन रहे, या तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के फॉर्म में रहे, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के फॉर्म में रहे। जैसे इसको और समझो कि मान ले 1 मोल ऑफ क्या रहे O2 गैस, किस फॉर्म में, आइडियल फॉर्म में, कितना मोलिक्यूल्स होगा बाबू
6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या होगा, मोलिक्यूल्स होगा, ठीक है। और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, कितना करेगा, 22.4 लीटर एट STP या तो क्या NTP पर क्या करेगा, ऑक्युपाइड करेगा। उसी तरह सिमिलरली अगर मान लेते हैं 1 मोल ऑफ H2 गैस लिए, तो 1 मोल H2 गैस में कितने मोलिक्यूल्स होगा, वो भी कितना होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या होगा बताओ, इतना मोलिक्यूल्स होगा। क्योंकि यहाँ किस फॉर्म में है, गैस किस फॉर्म में, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में। अगर ये एलिमेंट के फॉर्म में होता तो यहाँ एटम लिखते हैं। इतना मोलिक्यूल्स होगा और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, 22.4 लीटर एट STP या तो क्या NTP। यही बताता है एवोगाड्रो लॉ कि 1 मोल जो आइडियल गैस होगा, कोई भी गैस होगा आइडियल होगा, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोलिक्यूल्स होंगे और जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा वो 22.4 लीटर एट STP या तो NTP पर कोई भी गैस होगा उतना मोलिक्यूल्स होगा और 22.4 लीटर क्या करेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बताएंगे मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे तुम लोग एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद पढ़ाएंगे मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तब तक के लिए बाय बाय।